दोस्तों नमस्कार। मैं त्रिभुवन एक बार फिर आपको अपने YouTube चैनल ओम इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत करता हूं। जैसा आप जानते हैं कि मैं एक बुक रिव्यू की सीरीज़ करता हूं जिसमें मैं कुछ रिनोल्ड बुक्स को स्टडी करता हूं, करने के बाद उनके रिव्यूज़ लेकर के आता हूं। इसकी आज की शुरुआत करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक डेट याद दिलाना चाहता हूं। वो डेट थी 14 फरवरी 2017। अर्ली इन द मॉर्निंग we got a news that India has launched 104 satellite together and set up successfully in orbits. ये एक प्राउड मोमेंट था फॉर ऑल द इंडियंस, नॉट ओनली द ऑल इंडियन, ऑल द स्पेस साइंस, all country people. It was a pride moment and it was happen in the history first time. इसकी जो फाउंडेशन रखी थी उससे एक नाम जुड़ा हुआ है जिनका नाम है एपीजे अब्दुल कलाम। आज मैं उन्हीं की एक बायोग्राफी लेकर के आया हूं। उनकी एक बुक है, उनकी ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर, और इसको लिखा है इनके एक कलीग थे, इनके साथ लेबोरेटरी में काम करते थे, अरुण तिवारी। बहुत ही बेहतरीन किताब है, वन ऑफ द बेस्ट बुक विच आई हैव एवर रेड। दिस इज नॉट ओनली आई हैव एनी इंटरेस्ट इन द स्पेस साइंस और आइदर इट इज माई प्रोफेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट, फर्स्ट 3 और 4 चैप्टर give me that what I usually try to understand all genius people. That information I got it from this book. Of course this book is a great book. The people, those who are in this field, in space science, in physics, and are studying in aeronautical engineering, it's a fantastic book, I can say, and it's a Bible, because the way APJ Abdul Kalam has delivered the project in space science for all the rocketry engineering space, whether you take Prithvi, whether you take Agni, whether you take Nag, Trisul, is a long list, but ये आपके वो मिसाइल्स हैं जो कि जिनका अपना एक इम्पोर्टेंस है एटॉमिक एनर्जी में, इस स्पेस में, ये अपना एक इम्पोर्टेंस है। और शायद उसके इनकी जो फाउंडेशन इन्होंने रखी और जो इन्होंने काम किए अपने टेन्योर में डीआरडीओ के साथ, स्पेस रिसर्च के साथ, वो आई कैन नॉट से दैट एनीबडी एल्स विल बी ऑन दैट पोजिशंस। अब आप देखिए, इतने महान व्यक्ति थे, होंगे भी क्यों नहीं। इनकी जो nurturing थी, that was done by the great visionary people in India who has given the nations of atomic energy and space science is Vikram Sarabhai, Professor Satish Dhawan, Dr. Brahma Prakash। ये 3 ऐसे जेंटलमैन थे। सारे लोग आप जानते हैं कि ये कौन लोग थे, इनका स्टेचर क्या था इंडिया के अंदर, इनकी नर्चरिंग हुई थी इनसे, तो क्यों ना ये इतने महान होते और इतने महान काम करते। इस किताब में वो सब कुछ मिलेगा आपको। मेरे लिए सबसे इंटरेस्ट का टॉपिक इसमें रहा है एपीजे अब्दुल कलाम। अगर मैं उनको रिलीजियस हार्मनी का टाइकून कहूँ इंडिया में, और मैं कहूँ कि वो एक पैगंबर थे इन द रिलीजियस हार्मनी इन इंडिया, हिंदू एंड मुस्लिम, he belongs to a Muslim family। उसके बावजूद भी आपको ऐसे इंसिडेंट इसमें पढ़ने को मिलेंगे इनके द्वारा खुद के लिखे हुए, आप बड़े सरप्राइज करेंगे। इनका बचपन, ये पैदा हुए आपके रामेश्वरम में, एक हिंदू पिलग्रिमेज के लिए जाना जाता है, फेमस शिव टेम्पल है वहाँ पे। इनके पिता जैन उलाबुद्दीन, माता असियम्मा के घर ये पैदा हुए। एक मिडिल क्लास फैमिली। इनके फादर एक फिशरमैन थे, बोट चलाते थे। फिशरमैन तो नहीं कहूँगा, बट बोट थी इनके पास, वो वहाँ पे जो हिंदू पिलग्रिमेज आते थे उनको इधर से उधर ले जाने का ये काम करते थे, और अपना घर बड़े अच्छे से ये चला रहे थे। मिडिल क्लास फैमिली थी,
लेकिन सिचुएशन ऐसी भी नहीं थी कि ये इतने महान बनते। ये इनका जो बचपन था वो थोड़ा बहुत गरीबी में ही बीता, और इवन जब ये मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में जब इनका एडमिशन हुआ इंजीनियरिंग के लिए, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए, तो उसके एडमिशन के लिए भी इनके फादर ने इनकी बहन के गहनों को गिरवी रखा। तो ये सारे जो इमोशनल मोमेंट उनके लाइफ के हैं वो इसमें हैं। इस किताब की शुरुआत से आपको समझ में आएगा कि ये किस तरह की पर्सनालिटी है। इनकी सबसे पहली बुक में इन्होंने अपने लिखा है टू द मेमोरी ऑफ माई पेरेंट, और सबसे पहला इन्होंने एक कविता अपने मदर के लिए डेडिकेटेड की थी, लिखी थी। बहुत ही मार्मिक है, पढ़ नहीं पाऊंगा पूरी, आप पढ़िए। पहला पेज, पहला चैप्टर। कितने ऐसे लोग हैं आप और हम में से, मदर्स डे सेलिब्रेट कर दिया, एक फोटो फेसबुक पे लगा दी, हो गया मदर्स डे। लेकिन जो इन्होंने, ये जितने भी महान लोग हैं दुनिया के, उनकी ये एक विशेष बात होती है कि उनका जो फाउंडेशन होता है, जो फंडामेंटल होता है लाइफ का, जो वैल्यू सिस्टम होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं। इन्होंने अपनी पूरी जर्नी में, जबकि इनके फादर वॉज नॉट एजुकेटेड, एकेडमिकली क्वालिफाइड, इनकी मदर भी एकेडमिकली क्वालिफाइड नहीं थी, लेकिन उन्होंने इनको ऐसे संस्कार दिए जो हम हिंदुस्तान में बोलते हैं संस्कार। वो जो फाउंडेशन इन्होंने लेट डाउन करी है इस बच्चे के लिए, दैट वॉज नो मैच, और वो किसी भी पेरेंट्स के लिए प्राउड मोमेंट है। और इन्होंने अपनी पूरी बायोग्राफी के अंदर कम से कम हर वो मोमेंट पे जो इन्होंने अचीव करा, चाहे वो भारत रत्न अचीव करना था, पद्म भूषण अचीव करना था, चाहे वो इंडिया का प्रेसिडेंट बनना था, और चाहे वो मोमेंट जब इन्होंने वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करे जो इंडिया के लिए सपना था, वो हर मोमेंट पे इन्होंने क्रेडिट गिवन टू हिज पेरेंट्स। ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा महान व्यक्तित्व वो सदी में दुनिया में बहुत कम आपके पैदा होते हैं। इनके बचपन की कुछ छोटी छोटी कहानियां मैं आपको बताता हूँ। मैं जब बात कर रहा हूँ इनके रिलीजियस हारमोनी के, ये एक प्रतीक हैं इंडिया में। मुस्लिम फैमिली में पैदा हुए, डेली अपने फादर के साथ मॉस्क जाते हैं, प्रेयर करते हैं, और प्रेयर करने के बाद अब आप देखिए इनका सर्कल देखिए। इनके फादर जो हैं जलाउद्दीन, वो जैन उलाउद्दीन जो हैं, वो जो रामेश्वरम टेम्पल के हेड प्रेस्ट हैं, सबसे बड़े पुजारी जो होते हैं, उनके खास दोस्तों में से एक थे। और वो कई बार बताते हैं कि बचपन में वो उनके फादर और वो जो पुजारी हैं वो जब बैठते थे आपस में बातें करते थे तो उन्हें उस समय वो चीज़ें समझ में नहीं आती थी, बट लेटर ही रियलाइज कि हाउ ग्रेट पीपल दीज आर। और एक इंसिडेंट भी मैं आपको बताता हूँ, और आपको कुछ बातें इनकी खास बताता हूँ। इनके बचपन के 3 दोस्त थे, चाइल्डहुड, जिनको कहते हैं लंगोटिया यार। वो 3 लंगोटिया यार हिंदू थे, 2 बाद में इनके मुस्लिम फ्रेंड भी बने। 5 लोगों का इनका एक ग्रुप था, 3 उसमें से हिंदू थे। अब आप सोचिए कि ये कैसे कल्चर में हुए, जबकि आप इंडिया के अंदर देखिए राइट्स, सबसे ज़्यादा कम्युनल राइट्स अगर इंडिया में हुए हैं तो दैट वाज हिंदू एंड मुस्लिम। और इनका पूरा चरित्र आप देखेंगे कि इन्होंने कभी भी इस रिलीजियस हार्मनी को नुकसान पहुंचाने का कोई काम नहीं करा, और इन्होंने मैसेज दिया सोसाइटी के अंदर, रिलीजन चाहे कोई भी हो। इससे बड़ा आपको क्या एग्जांपल दूं कि ये जब अपना फर्स्ट इंटरव्यू देने के लिए जा रहे थे तो इनका जो दोस्त था शास्त्री, वो गीता का इनको श्लोक पढ़ाता था, और ये वो गीता का सार लेकर के जाते थे कि वो इन्होंने कोट करा कि जब मैं कहीं फंस जाता था अपने कुछ चीज़ों के लिए जो मेरे सामने चैलेंज हैं, तो आई रेफर द गीता विच इज टॉट बाय माय ब्राह्मण हिंदू फ्रेंड। इन्होंने अपनी किताब में उसको कोट किया है। अब ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। एक समय के 2 छोटे छोटे किस्से में आपको इस किताब में हैं, वो मैं बताना चाहूँगा। एक किस्सा है जब ये 7वीं या 8वीं कक्षा में पढ़ते थे, तो स्कूल जाते थे, 7वीं और 8वीं क्लास में थे। तो इनका जो दोस्त था, जो वही पुजारी का लड़का, जो हेड पुजारी थे, उनका लड़का था, उनके साथ जाते थे। तो स्कूल में जाते थे, फ्रंट रो में बैठते थे, तो ये गोल कैप लगा के जाते थे। तो टीचर ने देखा कि ये मुस्लिम लड़का
एक हिंदू पुजारी जो वहाँ के सबसे बड़े, उनकी मतलब बहुत पावर होती है। आप अगर रामेश्वरम वगैरह जहाँ पर ये बड़े हिंदू टेम्पल्स हैं, अगर आप इनके पुजारी देखोगे, दे आर जस्ट लाइक अ कलेक्टर। किसी जिले में जो कलेक्टर होता है उसके बराबर उनको लोग इज्जत देते हैं। वो पावर नहीं होती है लेकिन रिस्पेक्ट इतनी होती है, उनकी बात इतनी सुनी जाती है। तो उनके लड़के के साथ फ्रंट पर कैसे बैठेगा? तो वो जो थोड़ा सा ऐसी रिलीजन की भावनाएं जो हमारे समाज में होती हैं उससे ग्रसित वो टीचर था। उसने क्या करा कि इनको लास्ट रो में जाकर के बैठने को बोला, उससे अलग। जब ये लास्ट रो में गए, इन्होंने कोट किया है इसमें, अपनी बुक के अंदर इन्होंने कोट किया कि आई फील वेरी सैड। लेकिन इन्होंने कहा मैं तो ऑफकोर्स गलत फील कर ही रहा था, लेकिन मेरा जो वो दोस्त था शास्त्री, दैट ही वॉज कंप्लीटली क्राइंग। वो रो रहा था, उसके आंसू मुझे अभी तक दिखाई दे रहे हैं। एंड ही सेड कि उस दिन मुझे एक चीज समझ में आई, दुनिया में कितना भी तुम डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश करो, लेकिन जो दिल जुड़े होते हैं ना, उसमें कोई दरार नहीं आती है। उसके बाद हुआ ये कि वो शास्त्री घर गया, उसने अपने फादर को ये बात बताई। उसके फादर ने उस टीचर को बुलाया और उस टीचर को नोटिस दिलाया कि ही हैज़ डन अ वेरी ग्रेट मिस्टेक। जो रिलीजियस हार्मनी है हमारी सोसाइटी में रामेश्वरम के अंदर, उसको एक बहुत बड़ा चोट उन्होंने बताया और उससे अपॉलॉजी लेटर लिखवाया। ये एक इंसिडेंट है। इसके अलावा ये जब 8th 9th और 10th में थे, उस समय की घटना है। इनका एक फिजिक्स के टीचर थे जो बहुत इनको पसंद करते थे, एंड ही वॉज अगेन अ हिंदू, सुब्रमण्यम कुछ नाम है। वो इनके फिजिक्स के टीचर थे। उन्होंने एक दिन क्या करा कि इनको बोला कि आप जो है घर पे लंच पे आओ। तो ये वीकेंड पे लंच पे चले गए। जब लंच पे गए तो आपको पता है कि साउथ के जो हिंदू फैमिली और उसमें से ब्राह्मण फैमिली, आप उनका थोड़ा कल्चर देखेंगे, उनका खाने पीने का सिस्टम। वो पहले पूरा पूजा करते हैं, रसोई में पूरा क्लीन करते हैं और फिर ज़मीन में बैठ करके केले को पत्तों पर रख करके खाना खाते हैं। तो वो एक ट्रेडिशनली एक उनका कल्चर है। उस घर में, एक हिंदू ब्राह्मण के घर में, एक मुस्लिम लड़का उनके साथ उनकी रसोई में बैठ के खाएगा, वो उसकी उनकी जो पत्नी थी उनको ये स्वीकार नहीं था। उन्होंने अपने शास्त्री जी को बोला मैं तो सब नहीं करूंगी, ना ही मैं आपके साथ खाऊंगी। तो समहाउ शास्त्री जी ने मैनेज करा, उन्होंने खुद ही फूड सर्व करा और दोनों ने साथ बैठ करके खाना खाया। लेकिन वो जो शास्त्री जी थे, इनके टीचर, उन्हें बड़ा बुरा लगा, उन्हें ये अच्छा नहीं लगा। ही एजुकेटेड है, टीचर है, उसे सारी चीज़ें समझ आ रही थी कि इट वॉज हैपन रॉन्ग। तो जाते हुए उन्होंने एपीजे को बोला, अब्दुल कलाम जी को बोला कि आप माइंड मत करो, डोंट माइंड इट, एंड आई एम कॉलिंग यू अनदर नेक्स्ट वीकेंड पे, यू कम अगेन फॉर लंच। तो इनको समझ नहीं आया, भाई अगले हफ्ते फिर बुलाया। तो ये एक हफ्ते बाद जाते हैं वापस से वीकेंड पे, एंड द नेक्स्ट वीकेंड ही विजिटेड टू दैट टीचर्स हाउस। तो इन्होंने कहा कि उनकी वाइफ ने खुद उनको खाना सर्व करा, खाना बनाया भी, साथ में बैठ करके खाया भी। और इवन अगर आपको हिंदू परिवारों का थोड़ा पता हो, और खासकर ब्राह्मण फैमिली, और वो भी साउथ साइड में, तो वो अंदर घर के अंदर घुसने से पहले, रसोई के अंदर घुसने से पहले पाँव धोते हैं। तो ये इन्होंने बोला कि भाई वो उनकी बीबी ने, जिसने पहली बार में मैं खाना सर्व करने से भी मना कर दिया था, उन्होंने उसके पाँव में पानी तक डाला लोटे से, व्हेन ही वाज क्लीनिंग द फूड। तो उनको सब भी करा। अब आप देखिए एक हफ्ते में किस तरीके से उस टीचर ने, वो शास्त्री जी ने जो टीचर थे, उन्होंने वो पूरा जो है पूरी थॉट प्रोसेस ही बदल डाली। तो दैट वाज ही ऑलवेज कोट इन हिज मैनी स्पीचेज इवन। मैंने कई बार कई जगह उन्होंने अपने उस जहाँ पर भी रिलीजियस हार्मनी की बात होती है, ही कोट दैट। तो इनको एक ऐसा माहौल मिला कि इन्होंने थ्रू आउट अपनी लाइफ में इसके लिए बहुत काम करा। जब ये राष्ट्रपति थे भारत के, तब भी इन्होंने बहुत काम करा। इन्होंने हमेशा कोशिश करी कि रिलीजियस हार्मनी को बढ़ाया जाए इंडिया के अंदर, और जो इस तरह के राइट्स और ये सारी चीज़ें होती हैं उसके तो ये बिल्कुल ही अगेंस्ट हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको इस बुक में पढ़ने को मिलेगा। इसके अलावा आपको ऐसी बहुत सारी अनसुनी कहानियां उनके बारे में पढ़ने को मिलेंगी। बाई प्रोफेशन वो एक रॉकेट इंजीनियर थे, स्पेस साइंटिस्ट बने, लेकिन उनकी इच्छा थी पायलट बनने की।
एयरफोर्स में पायलट बनने की, फाइटर प्लेन उड़ाने की। उन्होंने अटेम्प्ट भी किया। उनके फादर चाहते थे कि वो एक रॉकेट इंजीनियर बने। देखिए विधि का विधान, उनके पिता भी चाहते थे कि वो एक रॉकेट इंजीनियर बने, लेकिन ही वांट टू बिकम अ एयरफोर्स पायलट। और इन्होंने जब ग्रेजुएशन के बाद अपना एग्ज़ाम प्रिपेयर करा तो ये 2 जगह सेलेक्ट हुए। एक तो वही स्पेस रिसर्च के लिए डीआरडीओ का एग्ज़ाम क्लियर करा, दूसरा इन्होंने एयरफोर्स का एग्ज़ाम क्लियर करा। दोनों के इंटरव्यू आसपास थे। एक का इंटरव्यू देहरादून में था जो एयरफोर्स का था, और जो डीआरडीओ का एग्ज़ाम था वो दिल्ली में था। तो पहले एयरफोर्स का इनका एग्ज़ाम इंटरव्यू था। तो जब ये देहरादून गए, देहरादून जा करके इन्होंने इंटरव्यू दिया। अनफॉर्चुनेटली छोटी हाइट के थे, थोड़ा सा हाइट कम थी, और समहाउ इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ। बड़ा डिसअपॉइंटेड हुए, वापस आए। देहरादून से आने के बाद अगर जो उसको ज्योग्राफी वहाँ की पता हो, देहरादून से जब आप दिल्ली की तरफ आते हो तो यू फाइंड दी ऋषिकेश। तो इन्होंने क्या करा कि मूड खराब था, ऋषिकेश में रुक गए। ऋषिकेश में ये जब रुके, डिसअपॉइंटेड थे, इनका ड्रीम था एयरफोर्स का पायलट बनना, नहीं बन पाए, सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये गए, तो ये कह रहे हैं कि मैं ऐसे ही वहाँ पे जो ऋषिकेश है, आपको पता है कि एक रिलीजियस है, गंगा नदी के किनारे बहुत सारे बाबा ऋषि मुनि ये सब आपको मिलेंगे। तो ये गए, इन्होंने एक वीरान सी जगह की तरफ निकल गए गंगा के किनारे। तो वहाँ पे जब ये गए तो इन्होंने एक बाबा को बैठा देखा। जो बाबा होते हैं टिपिकली गले में माला डाले हुए, दाढ़ी बढ़ी हुई, सर पे तिलक के सब लगाए बाबा बैठे हुए थे। तो जब वो गए, वहाँ बाबा बैठे हुए थे, उनके पास में गए तो बाबा जी ने इनको देखा। उस बाबा जी ने इनको देखते ही बगैर कुछ पूछे उस बाबा ने इनसे कहा कि आपको कोई परेशानी है, और जो ये परेशानी है इनका पूरा मतलब इनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इंटरव्यू में ये नहीं निकले, वो सारी कहानी इन्होंने उस बाबा ने इनको बता दी। और साथ में उन्होंने एक बात बोली बाबा ने इनसे कि देखो, जो आपकी किस्मत में लिखा है, जो आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, उसको कोई नहीं टाल सकता है। इसलिए मूव फॉरवर्ड, डिसअपॉइंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मूव फॉरवर्ड एंड ट्राई समथिंग एल्स। एंड मैं जो देख पा रहा हूँ कि आपकी डेस्टिनी कुछ और है और आपको बहुत ऊपर लेके जाएगी। तो उस दिन तक ये कहते थे कि ये जो बाबा होते हैं और ये लोग होते हैं तो इनका थोड़ा सा उनका व्यू डिफरेंट था। लेकिन उस दिन इन्हें पता चला कि ये जो बाबा लोग हैं, ये जो एक्चुअल में जो स्पिरिचुअलिटी कैरी करते हैं, जो एक्चुअल में फॉलो करते हैं रिलीजन को, उनका इंट्यूशन पावर और उनका इंटेलेक्ट और उनकी थॉट प्रोसेस इतनी स्ट्रांग होती है कि वो दे कैन प्रिडिक्ट एनीथिंग। तो उस दिन के बाद इन्होंने इनका जो खुद की जो थॉट प्रोसेस थी फॉर हिंदू रिलीजन, स्पेसिफिकली फॉर जो बाबा और ये हैं, उनका पूरा व्यू चेंज हो गया। देन ही केम दिल्ली। उसके बाद इनका पूरा जो मूड खराब था, जो ये डिसअपॉइंटेड हुए थे, इन्होंने वापस डिसाइड करा कि चलो जी, मैं अब जो है अपना जो सेकंड इंटरव्यू है वो देता हूँ। दिल्ली में ये आए, डीआरडीओ वाला इंटरव्यू इनका था, सिलेक्शन हो गया। इनको इनकी डेस्टिनी वही थी। सिलेक्शन होकर के इनको सबसे पहले अपॉइंट किया गया और 1 हफ्ते बाद इनको बताया गया कि भैया आप जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग HAL बेंगलोर में आप रिपोर्ट करें। ये जाके बेंगलोर में गए। फिर इन्होंने वहाँ से इनकी जो है वो कहानी पूरी शुरू होती है, वो पूरा एरा शुरू होता है। इन्होंने वहाँ पर बहुत सारे इन्वेंशंस करे। उसके बाद जो है जो विक्रम साराभाई थे, इन्होंने वहाँ पर एक होवर बनाया था। बेसिकली होवर क्या है कि एक उड़ने वाली मशीन होती है, वो इन्होंने डेवलप करी थी फॉर दैट सम इट यूज्ड फॉर मैनी रीजंस। वो इन्होंने सबसे पहले इंडिया में डेवलप करा। उसके डेमो के जब डेमो उसका दे रहे थे ये, तो इनकी नज़र इन पर पड़ी विक्रम साराभाई की नज़र, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया कि वॉज ए ग्रेट लेजेंडरी एंड इन इंडियन कम्युनिटी, जिन्होंने इंडियन स्पेस साइंस की नींव रखी और एटॉमिक एनर्जी की नींव रखी इंडिया में। उनकी नज़र इन पर गई तो उनको समझ में आ गया कि ये बहुत आगे जाने वाला बालक है, इंजीनियर है। इसको इन्होंने उसको फिर जो है जो इनकी जो स्पेस जो रॉकेट टेक्नोलॉजी के लिए जो रिसर्च होती है उसके लिए इनको आइडेंटिफाई कर लिया।
इनको बोला कि वो आपका आंध्र प्रदेश में जो इनका सेंटर था वहाँ इनको बुलाया गया। फिर इन्होंने वहाँ पर पूरे चीज़ें सेटअप करी और रिसर्च सेंटर बनाया, बहुत सारे, वहाँ से इनकी पूरी जर्नी शुरू होती है। और आपको बता दूं, मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा था कि वो प्राइड मोमेंट जो 104 सैटेलाइट हमने लॉन्च करे, सबसे पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल वॉज मेड एंड वो प्रोजेक्ट को ही जो है इंचार्ज, ही वॉज द इंचार्ज 1963। एंड अब आप देखिए उसके बाद आपके सारे फेजेज आते रहे। उसके बाद आप इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा SLB सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3, जो इनका सबसे सक्सेसफुल मूवमेंट था, जब डिफरेंट टेक्नोलॉजी का लॉन्च व्हीकल इंडिया में खुद बनाया गया और इंडिया में उसको किया। तो फर्स्ट 2 फेलियर हुई, उस फेलियर के बाद भी जो है, सॉरी, एक फेलियर हुआ, उस फेलियर के बाद भी ये पूरी तरह से टूट गए थे। तो विक्रम साराभाई, सॉरी, डॉक्टर धवन, आपको पता है धवन स्पेस सेंटर है, वो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, वो इनके मेंटर थे, वो उस समय उसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। तो उन्होंने इनको बोला कि जब वो हुआ और ये बड़े घबराए हुए थे कि भाई सैटेलाइट क्या हुआ, कि पहला फेज में ऊपर गया, जो दूसरा जो चरण होता है जिसमें दूसरा पोर्शन जो उसका है वो सी में जाके गिर गया। तो दैट वाज अनसक्सेसफुल लॉन्च। और उसके जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, उसके जो प्रोजेक्ट लीड थे, वो यही थे, अब्दुल कलाम। तो फाइनली हुआ ये कि ये बड़े घबराए हुए थे, काफ़ी डिस्टर्ब थे कि पता नहीं क्या होगा, कि गवर्नमेंट क्या कॉल लेगी, और उसमें क्योंकि प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा पैसा लगा होता है, पैसा भी होता है, तो बहुत सारे इनके दिमाग में चीज़ें आ रही थी और इनको लग रहा था कि अब इनका कैरियर ऑलमोस्ट एंड की तरफ है। दैट्स व्हाट ही वाज फीलिंग। लेकिन हुआ ये, डॉक्टर धवन को इसलिए इतना अपना गुरु मानते हैं, कहते हैं डॉक्टर धवन केम टू मी, मेरे पीठ में हाथ रखा, बोला दिस इज नॉट योर प्रॉब्लम एंड दिस इज आवर फेलियर, दिस इज नॉट योर फेलियर। और उन्होंने क्या करा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जिस पर पूरे देश की नज़र थी। कह रहे थे, इन्होंने इस बुक में लिखा हुआ है कि कार्टून बन रहे थे, आपको पता ही है कार्टूनिस्ट जो है वो अपना काम चालू कर देते हैं, मीडिया वाले पीछे थे। तो डॉक्टर धवन ने जो है, उन्होंने एक वो बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस, और वहाँ पर जाकर के ये क्लियर कट, लाउड एंड क्लियर बोला कि आई टेक कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस फेलियर and my team has done a great job. There is no doubt we will work again and we will make it successful, but I take the entire responsibility of this failure. ये इन्होंने वहाँ पे उसके बाद इन्होंने कहा कि that was the new learning for me from a leadership role, क्योंकि आपके जो लीडरशिप रोल है, जब ये स्पेस और रॉकेट साइंस और ये सब चीज़ें की अगर आप ट्रेड को समझेंगे, एक कहावत भी है, आपको पता है, ये इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। जैसे हम कोई काम करते हैं तो हम बोलते हैं ना, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, मतलब रॉकेट साइंस इज अ मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड थिंग। तो ये रॉकेट साइंस के प्रोजेक्ट फेज में होते हैं, तो इट्स अ कंप्लीट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। और आपका एक जो है प्रोजेक्ट डायरेक्टर होता है, तो ये हमेशा प्रोजेक्ट के डायरेक्टर होते थे किसी एक प्रोजेक्ट के। तो उसके बाद दे हैव लॉन्च सक्सेसफुली SLB3, उसके ठीक 1 साल के बाद वापस उसका सक्सेसफुल लॉन्च हुआ एंड दैट वाज मेक अ हिस्ट्री। पहला स्वदेशी इस टेक्नोलॉजी का जो है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इंडिया ने इजाद कर दिया, सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया। उसके बाद की जर्नी इट वाज रिटन एवरीवेयर, कोई बताने की जरूरत नहीं, आपको पढ़ने को मिल जाएगा। उसके बाद इन्होंने सारी मिसाइल टेक्नोलॉजी में इनको लीड बना दिया गया। तो इन्होंने 5 प्रोजेक्ट थे जो लीड करे, पृथ्वी, त्रिशूल, अग्नि, आकाश और नाग, ये 5 प्रोजेक्ट थे। तो इन्होंने वहाँ पर भी इस बुक में बहुत अच्छे से डिफाइन करा है कि ही वॉज सर्चिंग। अब ये पूरे हेड थे और इनको लेने थे प्रोजेक्ट डायरेक्टर एक एक प्रोजेक्ट के लिए, पृथ्वी के लिए एक, अग्नि के लिए एक,
आकाश के लिए एक, नाग के लिए एक, त्रिशूल के लिए एक, और सबकी अलग अलग टेक्नोलॉजी थी। और आपको पता है पृथ्वी और अग्नि, मुझे टेक्नोलॉजी में भी बात नहीं करनी है, लंबा वीडियो हो जाएगा। बट इट वॉज अ फैंटास्टिक स्पेस टू स्पेस, स्पेस टू सरफेस टू स्पेस, स्पेस टू स्पेस, ये तीनों टेक्नोलॉजी के ये सारी मिसाइल्स इंडिया में डेवलप हुई। इनके लिए जब ये प्रोजेक्ट लीडर ढूंढ रहे थे तो इन्होंने बोला कि मैंने कुछ लोगों को आइडेंटिफाई करा, उनको 1 महीना स्टडी करा। तो दैट ही टॉक्स अबाउट दी हाउ इम्पोर्टेंट रोल ऑफ ए लीडर। इन्होंने कहा लीडर वो होता है, जो मैंने डॉक्टर धवन से सीखा, दैट वॉज द लीडर। You have to be engaged with your people, those who are responsible in everything. And if there are anything mishappen like that SLV3 unsuccessful launch happened the first time, and you should be taken in charge, and then your team will get motivated. इन्होंने एक ऐसी कोर टीम तैयार करी which was phenomenal, और ये सारे प्रोजेक्ट सक्सेसफुली लॉन्च हुए। आपके सामने आज पृथ्वी है, अग्नि है, उनकी भी डिफरेंट रेंज हैं। अब तो आपके पास 6000 किलोमीटर तक की रेंज की मिसाइल्स हैं। तो आप सोचिए कि इतना बड़ा जो रिवॉल्यूशन इन्होंने करा, ही बिल्ड द टीम। इन्होंने ये कहा कि मुझे टीम बिल्ड करनी थी, कम से कम 250 से 300 साइंटिस्ट उस टाइम पे इन्होंने वो करे, टीम बनाई। और वो साइंटिस्ट कैसे साइंटिस्ट थे, ऐसे नहीं कि कोई सारे एक्सपीरियंस, मिक्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड द न्यू जनरेशन के लोग। कॉलेजों से जो इंजीनियरिंग कॉलेज थे वहाँ से ये स्टूडेंट को लेकर आए, उनको कई काम किया। तो ये जो स्पेस साइंस पढ़ने वाले लोग हैं, ये किताब उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसमें बहुत डिटेल में लिखा हुआ लेबोरेटरी कैसे काम होता है, हमें ऐसा लगता है उसके कितने कितने फेजेस होते हैं, वो फेजेस में उसका जो कंप्यूटर डिज़ाइन होता है, उसका जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग होती है, उसमें कैसे कैसे ग्रोथ हुई, कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं, वो सारा बड़ा डिटेल में इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। इससे ज़्यादा मैं कुछ और बात नहीं करूँगा, आप खुद पढ़ें इस बुक को, बहुत अच्छी बुक है। देयर इज़ नो डाउट अबाउट, एक करिस्मेटिक कैरेक्टर हैं APJ अब्दुल कलाम, उनके बारे में आपको समझ में आएगा, उनका कैरेक्टर आपको समझ में आएगा, उनकी वैल्यू सिस्टम जो लाइफ के हैं वो फंडामेंटल समझ में आएंगे। ही वॉज ए टेक्नोलॉजिस्ट, इसमें कोई डाउट नहीं है। इतने बड़े बड़े आविष्कार उन्होंने करे, इसमें कोई डाउट नहीं है। भारत को कहाँ से कहाँ स्पेस साइंस में और रॉकेट साइंस में उन्होंने पहुंचाया, इसमें कोई डाउट नहीं है, सारे लोग जानते हैं। लेकिन वो किस तरह का कैरेक्टर थे, कितने महान व्यक्ति थे, डाउन टू अर्थ थे। कभी भी उन्होंने एक 5 पैसे का घमंड उनके अंदर नहीं था। किस तरीके से उन्होंने लीडरशिप क्वालिटी, अपनी पर्सनालिटी डेवलप करी, किस तरीके से वो रिलीजियस थे, इतने इंटेलेक्चुअल थे। वो मॉस्क जाते थे, प्रेयर करते थे, उसकी डिवाइन को समझते थे। कहते थे कि देयर वाज समवेयर ही कोटेड कि मैं बचपन में जो है रामेश्वरम मंदिर का पूरा एक चक्कर लगाता था, पूरा चक्कर लगा के मुझे पूरा दिन एक अलग तरीके की एनर्जी महसूस होती थी। नाउ सी, टेम्पल का चक्कर, मुस्लिम लड़का। अब नाउ यू कैन अंडरस्टैंड हाउ डिवाइन दैट गाय, हाउ स्पिरिचुअल इज दैट गाय। मॉस्क जाते थे, मॉस्क में प्रेयर करते थे, तो एवरीथिंग ही फॉलो। तो उन्होंने ऐसे बहुत सारी लर्निंग्स हैं जो आप इस पर्सनालिटी से सीखेंगे। एंड दिस इज द वन ऑफ द गाय हु इंस्पायर्ड millions and millions people across the globe, not only in India. He inspired million of people, not only in this area, in space and in rocket science and atomic energy, but also he inspired million and million people, inspired because of his religious harmony, great attitude, great leadership, and everything. He was a complete institutions for learning. So ये किताब आप ज़रूर पढ़ें। इसके साथ ही मैं ये वीडियो एंड अप करता हूँ। आप ये किताब खुद पढ़ें, खुद इसका फ़ायदा उठाएं, और तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ। अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल करें, बी हैप्पी एंड रीड द बुक्स। थैंक यू सो मच।